हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम जेई मेन 2025 के 22 जनवरी को जो पहले शिफ्ट में पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड हमने कलेक्ट किए हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस जो होंगे वो अगले दिन के जो पेपर होंगे उनके लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। उनको एक हिंट लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जेई मेन 2025 में पूछे जाने वाले हैं। अगर मैं इस स्लाइड में देखूं, इन स्लाइड्स में हम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का जो है फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। पेपर का लेवल केमिस्ट्री का जनरली जेई मेन में सिंपल ही आता है एंड मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एनसीईआरटी आल्सो। तो जो बच्चे 23rd को 24th को जेई मेन का पेपर देने वाले हैं उनके लिए स्पेशली ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी डेफिनेटली पढ़ के जाना है। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करते चलते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू किल मच ऑफ योर टाइम। कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्टली मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए उसमें पहला क्वेश्चन है फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन सॉल्यूशंस। इन चारों सॉल्यूशन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो अपन को मालूम है कि इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन आएगा पार्टिकल्स का, जितना ज्यादा नंबर होगा, कंसंट्रेशन होगा, उतना ज्यादा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आएगा। तो बस आपको ये चार सॉल्यूशंस में कंपेयर करना है कि सबसे ज्यादा किसमें कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स का। तो 10⁻² मोलर NaCl, 10⁻³ मोलर NaCl, 10⁻⁴ मोलर NaCl, ये अपन आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। और इसमें 10⁻⁴ मोलर यूरिया भी है। बस इन दोनों में अपन को कंपैरिजन करना है। तो इसमें NaCl है विच इज गोइंग टू डिसोसिएट, विल क्रिएट 2 पार्टिकल्स, जबकि यूरिया जो है सिंगल पार्टिकल ही रहेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, देन सेकेंड वाले का, देन कम्स फर्स्ट एंड लास्ट इज गोइंग टू बी फोर्थ। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड शुड बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो अगर इसका सोल्यूशन भी देखें तो सोल्यूशन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर इनटू केबी इनटू मोलालिटी। तो मोलालिटी जो है वो हम मोलारिटी के बराबर मान करके ही आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड होता है। तो दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक सिंपल क्वेश्चन। ग्राउंड स्टेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू A0, दैट इज बोर रेडियस। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ He+ आयन। तो रेडियस का डिपेंडेंस अपन को n और z पर मालूम होना चाहिए। वी ऑल नो दैट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो इस केस में He+ आयन है, z विल बी इक्वल टू 2 और अपन को इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट मींस n इज आल्सो इक्वल टू 2, 2a² so that's going to be 2 times. So ultimately answer अपना आएगा 2a0. That's going to be answer for this question. Again a simple question from atomic structure. अगर अपन solution भी देखें तो रेडियस का बस ये डिपेंडेंस का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जो बहुत ही आसान है। केमिस्ट्री में जो सेकेंड टॉपिक है एनसीईआरटी के 11th क्लास की केमिस्ट्री का, उसका ये क्वेश्चन फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। Moving on to the next question, third question, which of the following lanthanide ions has 7 e electrons in the outermost shell? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे जनरली इसको निग्लेक्ट करते हैं और कई बच्चों को ये टफ लगा भी होगा। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है देन डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ टफ क्वेश्चन। लैंथेनाइड आयंस, जनरली अपन को सारे लैंथेनाइड एलिमेंट्स के नाम और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम दैट टेबल। अगर आप देखें तो एनसीईआरटी में जो टेबल है दैट्स ऑफ दिस टाइप। तो इसमें समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम और टर्बियम, इन आइंस की रेडियस के बारे में, इन आइंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जैसा कि इसमें दे रखा है अपन को, गैडोलिनियम 3+ स्टेट में है, 4f7 कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर अपन क्वेश्चन देखें तो गैडोलिनियम जो है वो 3+ स्टेट में ही पूछा हुआ है। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। EU+2, उसमें यहां पे कंफ्यूजन है क्योंकि EU+2 अगर आया है तो इस केस में अपन देख सकते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी टेबल आल्सो दैट EU2+ जो होगा दैट इज आल्सो हैविंग 4d7 कॉन्फ़िगरेशन। अब एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि यही ऑप्शन था या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था EU का। अगर ऐसा है कि +2 ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो इस केस में तो ये दोनों आंसर सही हो सकते हैं, 2 और 3। क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है तो हो सकता है कि इनमें से एक ही ऑप्शन हो सकता है ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला हो, जिससे कि ये आंसर अपना रिजेक्ट हो जाएगा। इफ दीज आर द ऑप्शंस देन 2 और 3 कैन बी द आंसर। तो लैंथेनाइड सीरीज में जो भी डेटा एनसीईआरटी में एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी और एफ ब्लॉक, बाकी ब्लॉक केमिस्ट्री वाली कम हो गई है एनसीईआरटी से, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक को डिलीट कर दिया गया है।
बट डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आर कंप्लीटली इन सिलेबस और कंप्लीट डिटेल में अपने सिलेबस में है। तो उसमें जो भी डेटा आपको दिया है उस पर बेस्ट क्वेश्चन अपन से पूछा जा सकता है। तो आई वुड से दिस इज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना मगअप करते नहीं है, लेकिन अपन देख सकते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सेशन में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको इन बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स H2S2O8, दिस इज नॉन एज मार्शल्स एसिड। इसमें तो ये क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाकी जनरली मार्शल्स एसिड का प्रोडक्शन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में पढ़ते हैं। 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस मार्शल्स एसिड। इसमें परऑक्सी लिंकेज आ जाता है, तो इसमें सल्फेट का परऑक्सी डाइसल्फेट में ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन वो तभी होगा, सल्फेट इज जनरली डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, उसके बजाय अपन को मालूम है कि पानी का ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू बी मोर इजी। बट अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है then partially it will get converted into Marshall's acid। तो ऐसे केस में this is going to be the answer। थर्ड जो होगा वो concentrated sulfuric acid के इलेक्ट्रोलिसिस से अपन को Marshall's acid मिलने वाला है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव पूछा हुआ है, क्वांटिटेटिव नहीं है, बट जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्वांटिटेटिव क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर पार्ट पर करते भी हैं। तो एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, कैथोड पर H2 विल बी प्रोड्यूस्ड और एनोड पर जो होगा वो परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड का प्रोडक्शन होगा। थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, आई विल से कि मैड्रिड लेवल का क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पीरियोडिक टेबल का जो क्वेश्चन है, थर्ड टॉपिक ऑफ 11th क्लास एनसीईआरटी। तो इसमें अपन को मालूम है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है दैट्स गोइंग टू इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम आने पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है दैट्स गोइंग टू डिक्रीज। तो इसी से अपन ये जो है वो कंपैरिजन आसानी से निकाल सकते थे कि कौन सा ऑर्डर सही है। या अपन मेटलिक नेचर के बेसिस पे भी बोल सकते हैं, जो जितना ज्यादा नॉन मेटलिक होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। तो अगर मैं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में देखूंगा तो मैग्नीशियम इज गोइंग टू बी मोर मेटलिक इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम, देन कम्स बोरॉन एंड देन कम्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज डेफिनेटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोरॉन जो है वो मेटल नॉन मेटल की बाउंड्री पर होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑर्डर। अब करेक्ट ऑर्डर अगर देखा जाए तो करेक्ट ऑर्डर जो है वो अपन को आई थिंक सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑर्डर। तो ये ऑर्डर तो सही है। अगर सेकंड सही है तो इस केस में फर्स्ट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट ऑर्डर। तो ऑप्शन देख करके भी अगर मुझे याद नहीं है देन ऑल्सो ऑप्शन देख करके मैं टिक कर सकता हूं कि विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट इनकरेक्ट ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर अपन आसानी से, थर्ड आसान है ही, फोर्थ आसानी से अपन को मालूम है using this trend, and similarly we can easily guess कि ये सही ऑर्डर है। तो incorrect order is going to be first one from periodic table, और एक सिंपल क्वेश्चन ही इसको अपन बोलेंगे। एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, वहां से भी अपन ये आसानी से जज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन अगर अपन देखें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन आ चुका है, केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ चुका है। तो जो 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक में से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है इस सेशन में। और सॉलिड स्टेट अपन को मालूम है कि टॉपिक ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो उसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हाफ लाइफ फॉर्मूला सब जानते हैं, Ln2/k, दैट इज करेक्ट। केस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये अपन को मालूम है कि गलत है, बल्कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ के, अरेनियस इक्वेशन जो है वो अपन पढ़ते ही हैं इन केमिकल काइनेटिक्स। दिस इज अरेनियस इक्वेशन, के का टेम्परेचर डिपेंडेंस। सो दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप बोल सकते हैं कि सिंपली अरेनियस इक्वेशन का आइडिया है, तो उससे अपन को ये आइडिया लग जाएगा कि विच इज इनकरेक्ट। तो इंडिपेंडेंट है, ये गलत हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स 1/8 होगा, सही है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, के इंक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली सेकंड इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड ही अपना इसमें सही आंसर हो जाएगा। फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स एक सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कम एक क्वेश्चन तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो बार बार क्लास में पढ़ाया जाता है, जो सबको याद होगा। टेट्रा लेट्स से क्लोराइडो निकलेट की ज्योमेट्री एंड टेट्रा कार्बोनिल निकल की ज्योमेट्री क्या होगी, ये अपन से पूछा हुआ है। दोनों ही अपन को मालूम है कि टेट्राहेड्रल होते हैं। एक में निकल का 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, एक में निकल का +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, लेकिन ये वीक फील्ड लिगैंड है तो टेट्राहेड्रल।
और यहाँ पर तो D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, इसकी वजह से टेट्राहेड्रल। तो दोनों ही बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, सबको याद होगा। तो आई वुड से दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसका भी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन अपन से पूछा गया। फर्स्ट इज द आंसर, दोनों ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के होंगे। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ लीनियर आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन से अपन शेप जो है वो मॉलिक्यूल का जज करना चाहते हैं, तो अपन को मालूम है कि इसका शेप जो होगा वो लीनियर होगा I3-। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी अपन को मालूम है कि sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। NO2 is going to be bent V-shaped, ozone is going to be V-shaped, OF2 is going to be V-shaped, NO2 plus this is going to be linear, ये एक linear molecule हो जाएगा। BCl2 gaseous, gaseous phase में अपन को मालूम है कि ये linear होगा, so this is also going to be linear। Azide ion ये भी अपन को मालूम है कि linear होता है। SO2 is V-shaped, this is going to be linear, CO2, and XCF2 also because of sp3d hybridization इसमें भी linear आएगा। So 1, 2, 3, 4, 5 and 6 out of these molecules or species 6 are going to be linear in shape। केमिकल बॉन्डिंग में ये सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस स्पीसीज के शेप अपन स्पेशली डिटेल में पढ़ते भी हैं। तो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। 6 इज द करेक्ट आंसर, दीज आर द लीनियर स्पीसीज, ये सारे लीनियर स्पीसीज होंगे इसमें। Moving on to the next question, given weight of organic compound is 180 milligram, the weight of AgCl precipitated is equal to this much milligram, then the estimation of chlorine, chlorine कितना होगा ये अपन को इसमें कैलकुलेट करना है। तो 180 मिलीग्राम टोटल कंपाउंड का वेट है और उसमें AgCl का इतना वेट अगर आया तो AgCl के एक let's say AgCl के एक मॉलिक्यूल में, और we can say कि one formula unit of AgCl will be containing one chloride atom, so ultimately 35.5 milligram of chlorine will be there in 143.5 milligram of AgCl, so this much chlorine out of 180, so simply अपन को ये परसेंटेज कैलकुलेट करना था। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है। बाकी ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं कि दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो एलिमेंट का एस्टिमेशन होता है, डिफरेंट मेथड्स फॉर द एलिमेंटल एस्टिमेशन, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनिक में भी हो सकता है इसको शामिल किया गया हो। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज गोइंग टू बी क्लोज टू 20%। तो मैंने जल्दी आपको वो सारे क्वेश्चन जो जेई मेन शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं उनका एक ब्रीफ दे दिया है, जिससे कि जो बच्चे नेक्स्ट डे एग्जाम देने वाले हैं उनको ये जो सोल्यूशंस हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकें। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रिकवर अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। तो जैसे ही हमको और क्वेश्चंस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विल बी एक्सप्लेनिंग दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। तो उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम हो चुका है और उन्होंने आई थिंक अच्छा किया होगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट। और जो बच्चे अभी एग्जाम 23rd 24th को बाकी डेट्स को देने वाले हैं उनके लिए बेस्ट विशेस, बच्चे बहुत अच्छा करें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम रेजोनेंस साइड। थैंक यू।